नमस्कार। अमरीन पाठशाला में आप सबका स्वागत है। मैं अमरीन आपके समक्ष बिहार शिक्षा भर्ती के लिए संपूर्ण हिंदी पाठ्यक्रम लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आज मैं आपको वर्ण विचार का थर्ड पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 किया हुआ है। जिन बच्चों ने भी नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3 को। सबसे पहले हम जान लेते हैं संयुक्ताक्षर। पार्ट 3 में हम आप लोगों को संयुक्ताक्षर कुछ फैक्ट वाले क्वेश्चंस जो आते हैं वो पढ़ाने जा रही हूँ। तो संयुक्ताक्षर को जान लेते हैं। संयुक्ताक्षर क्या होता है? दो अलग अलग दो अलग व्यंजनों के मेल से बने वर्ण संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। संयुक्त मतलब मिला हुआ, दो अक्षर मतलब वर्ण या अक्षर। दो अलग व्यंजनों को मिलाकर जो एक नया अक्षर बनता है उसे हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे श आधा का और श से बना है। त्र आधा ता और र से मिला है त्र। ज ज्ञ जो है आधा ज और य से मिला है। श्र आधा श और र से मिला है। तो बच्चों ये ध्यान रखना है, कभी कभी पूछ सकते हैं कि आपका श जो है कौन से दो अक्षरों के मेल से बना है, त्र कौन से अक्षरों से मेल से बना है, और ज्ञ जो है कौन से अक्षरों के मेल से बना है। इसी तरह से श्र भी। तो श और र आपको पता है, लेकिन इसका पहला अक्षर जो है वो सभी का आधा रहेगा और बाद वाला पूरा रहेगा। ये दो अक्षरों के मेल से बने हैं। ये संयुक्ताक्षर कितने होते हैं? चार होते हैं। कितने याद रखना है? संयुक्ताक्षर जो है आपके चार होते हैं। लेकिन द्य वाला जो द और य वाला जो रूप मैंने आपको पार्ट 2 में बताया था, एक बार लिख के दिखा देती हूँ। ये आपको हो तो गया है जो इस तरह से आया था, लेकिन ये गिनती में नहीं आया है। सिर्फ इसे बताया गया ये संयुक्ताक्षर है, लेकिन ये अभी गिनती में नहीं आया। द और या लेकिन संयुक्ताक्षर आपके चार गिनती में माने जाते हैं। ये ध्यान रखना है, संयुक्ताक्षर आपके चार है और इसकी परिभाषा क्या है? दो अलग व्यंजनों के मेल से बने वर्ण को संयुक्ताक्षर कहते हैं। ये हमारे चार होते हैं। कितने होते हैं? चार होते हैं। अब हम जान लेते आगत ध्वनियां। ध्वनियां मतलब वर्ण जिनका हमारा हिंदी व्याकरण में लिखित रूप हो, जिसका हमारा व्याकरण में ध्वनियां कोई सी भी ध्वनि हो सकती, लेकिन हमारी कौन सी ध्वनियां जिसका हिंदी व्याकरण में लिखित रूप माना जाए, जिसका कोई अर्थ निकल के आया, उसे हम ध्वनियां मानेंगे। व्याकरण के भाषा में ध्यान रखना है, भाषा में वह ध्वनियां जिसका लिखित या मौखिक रूप हो उसे हम ध्वनियां मान रहे हैं। जैसे क, एक तो का होता है, का के नीचे जब नुक्ता लगा देते तो क्या बन जाता? का। गले से कंठ से आवाज आती का, किला, का। खा एक तो खा हो गया, लेकिन खा के नीचे जब नुक्ता लगेगा वो हो जाएगा ख। ख ऐसे जा हो गया, जा के नीचे जब नुक्ता लग जाएगा वो ज बन जाएगा। जा जेड वाला ज। जिला, जिला नहीं होता है, जिला होता है। ओ आधा आ बना है, उस पे आधा चांद बना है। हाँ ध्यान रखना है बच्चा, इसके आधा चांद बना हुआ है, इसके अंदर बिंदु नहीं आई हुई। अगर बिंदु आ जाती तो वो आपका अनुनासिक हो जाता, चंद्र बिंदु वाला हो जाता, लेकिन ये चंद्र बिंदु नहीं है, आधा चांद है, सिर्फ आधा चांद बना है, ऊपर उसके बिंदु नहीं है, इसलिए ओ की आवाज आएगी। और इसी तरह से ये फ है, फा नहीं है। फा के नीचे जब नुक्ता लग गया तो वो फा बन गया। क्या बन गया है बच्चों? फा बन गया है। तो हम जान लेते हैं कौन सी ध्वनियां हैं। हिंदी भाषा में विदेशी भाषाओं के शब्दों के साथ आई ध्वनियां आगत व्यंजन या स्वर कहलाती हैं। मीन्स आगत ध्वनियां कहलाती है। ये व्यंजन भी हैं और स्वर भी है। स्वर आपका ओ जैसे आ गया, बाकी सारे व्यंजन दिख रहे हैं, तो ओ जो है आपका स्वर में आ जाता है। स्वर और व्यंजन दोनों ही आगत ध्वनियां हैं, जो ध्वनियां ये वर्ण के रूप में आ गई हैं। ओ ओ आ की मात्रा के ऊपर अर्धचंद्र का प्रयोग। अब इसे ओ के बारे में बताया गया, ये किसके बारे में बताया गया? ओ जो है
आ जो बड़ा आ होता है उसकी मात्रा के ऊपर अर्धचंद्र मतलब आधा चांद का प्रयोग किया जाता है, इसे अर्धचंद्राकार कहते हैं। अर्धचंद्राकार किसे क्या बोलेंगे, आधा चांद को क्या बोलेंगे, अर्धचंद्राकार। बच्चों तो ध्यान रखना है, कभी कभी एक नंबर में प्रश्न आपकी बीपीएससी की परीक्षाओं में पूछ सकते हैं कि अर्धचंद्राकार किसे कहते हैं। और अन्य परीक्षाओं में जो बच्चे प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान रखना है अर्धचंद्राकार किसे कहते हैं। जो ओ की ध्वनि जो है आगत ध्वनि है उसे अर्धचंद्राकार कहते हैं। ये आगत ध्वनि है, विदेशी भाषाओं से ली गई ध्वनि है, ये अंग्रेजी भाषा से ली गई है। ओ की ध्वनि कौन सी ली गई है, अंग्रेजी भाषा से ली गई है। आगत ध्वनियों से बने शब्द कौन से, जैसे डॉक्टर, ओ की ध्वनि इससे कौन सी, डॉक्टर, ऑफिस, कॉलेज। आपको पता चल गया, डा के ऊपर ओ की मात्रा डॉ, ओ है नहीं तो डॉ, ओ को, तो डॉक्टर, ऑफिस, कॉलेज। इसी तरह सजा, जा के नीचे नुक्ता लगा है तो सजा होगा, सजा नहीं होगा, जा नहीं बोलना है, ज बोलना है, ज सजा। इसी तरह से जरा, जा के नीचे नुक्ता लगा है तो जरा। खफा, खा के नीचे नुक्ता है, खपा नहीं बोलना है, क्या बोलना है, फा के नीचे भी नुक्ता है, खा के भी ख, ख, फा, फा, खफा, एफ वाला फा, खफा, खफा। खत जिसे बोलते खत, खत नहीं बोलते, खत, खत, खा के नीचे बिंदु, खत, खत। कफन, कफन, फिजा, फिजा, फिजा। जिला, जिला क्या हो गया, जाके नीचे नुक्ता हो गया और ला हो गया, जिला। तो आपको आगत ध्वनियों से बने शब्द भी नजर आए। तो चलिए अगली पेज पे देखते हैं क्या है आगे, वर्ण विच्छेद। बच्चों ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से, जो आपके महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं, वर्ण विच्छेद। तो वर्ण विच्छेद क्या आता है, शब्द प्रत्येक शब्द के मीन शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो शब्द के प्रत्येक वर्ण को, वर्ण मतलब अक्षर को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद, विच्छेद का मतलब ये होता है अलग करना, वर्ण मतलब अक्षरों को अलग करना। तो शब्द के प्रत्येक अक्षरों को अलग करना क्या कहलाएगा, वर्ण विच्छेद कहलाएगा। हमारा हो जाता है ना संधि विच्छेद, वर्ण विच्छेद में सब सारे अक्षरों को अलग अलग कर देना। तो विच्छेद मतलब किसी से लड़ाई करना, तो विच्छेद का मतलब किसी से अलग हो जाना। जैसे आप फ्रेंड है, मित्रता है, उनसे क्या हो गया, अलग हो गए, तो ये विच्छेद का मतलब है अलग कर देना। जैसे बादल शब्द है, आप देख सकते हैं बादल, तो बा के नीचे हल चिन्ह आ जाएगा, क्योंकि बा आधा रहता है, हमेशा व्यंजन जो होते हैं वो आपके आधे रहते हैं। हल चिन्ह आ गया, जमा, प्लस के निशान को जमा बोलेंगे, आ इसकी मात्रा कौन सी है, आ। तो बा, तो हमने बा को अलग अलग करके लिखा, फिर द को करेंगे, तो दा में कोई मात्रा नहीं है लेकिन पूरा दा है, तो इसमें अ स्वर मिला हुआ है, तो दा के नीचे हल चिन्ह जमा अ, क्या हो जाएगा, द, बाद, जमा, ला के नीचे हल चिन्ह जमा अ, तो ये क्या हो गया, बादल। तो बादल में कितने अक्षर हैं, 6 वर्ण हैं, अक्षर और वर्ण कितने। तो बच्चों इस तरह का भी प्रश्न पूछे गए हैं, कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आपको ध्यान रखना है कि बादल या कोई सा भी एक शब्द दे देंगे आपको और पूछ सकते हैं इसमें कितने वर्ण विच्छेद करने पर इसमें कितने वर्ण आएंगे, तो टोटल वर्ण पूछ सकते हैं। तो ये बच्चों महत्वपूर्ण बिंदु है, आपको बता देते हैं कि टोटल वर्णों की संख्या पूछ सकते हैं आपसे, टोटल। तो ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर बच्चों ध्यान रखने योग्य बात है ये। तो 6 वर्ण है। इसी तरह से माला, तो माँ पे आ की मात्रा, माँ के नीचे हलचिन जमा आ, प्लस ल के नीचे हलचिन जमा आ, तो ये क्या हो गया, माला, क्या हो गया, माला। इसी तरह से इमली, ई, माँ के नीचे हलचिन जमा अ, जमा ला, जमा बड़ी ई। अब आपको यहाँ लगेगा तो ई के साथ में क्यों नहीं आया, ई के नीचे, ई जो है बच्चों यह स्वर से बना हुआ, स्टार्ट किससे हो रहा है, स्वर, ई की स्वतंत्र रूप है, तो ई में कोई भी हलचल नहीं आएगा, क्योंकि ई जो है स्वर है, खुद का एक रूप बना हुआ है, इसकी कोई मात्रा से नहीं बन रहा है, ये पूरे एक वर्ण से बनना है। तो मीन आ से लेकर औ तक, औ से औरत तक, जब भी कोई स्वर आपको स्टार्टिंग में दिखाई देगा, जैसे आम,
तो आ जैसे इमली ई, तो इसी तरह से आपको उस स्वर को सबसे स्वतंत्र रूप में वैसे ही लिख देना है, अलग करके नहीं लिखना है। तो ई को आप वैसे ही लिखेंगे जैसे आम बोलेंगे तो आम में बड़ा आ बनेगा, जमा म जमा अ, तो म के वर्णों को अलग करेंगे, आ के वर्णों को अलग नहीं करेंगे कि आ स्वर है। तो स्वरों को कभी अलग करके नहीं लिखा जाता, व्यंजनों को अलग करके लिखा जाता। तो ई म, तो माँ में क्या मिला है, आ की साउंड मिली है, तो माँ के नीचे हलचिन जमा अ, ला पे बड़ी ई की मात्रा है तो ला के नीचे हलचिन जमा बड़ी ई, तो यहाँ पर क्या हो गया, इमली। तो ये ध्यान रखना है, माला में 4 वर्ण है, इमली में 5 वर्ण है। आपको कोई भी शब्द परीक्षा में देकर पूछ सकता है कि वर्ण विच्छेद करने पर इसमें कितने अक्षर होंगे, तो ये सबसे ज्यादा ध्यान रखना बच्चों, ये इसमें टोटल संख्या बताई जाएगी। कभी कभी आपको वर्ण विच्छेद अलग करने के लिए भी आ सकता है क्वेश्चन, जो आएगा तो वो भी आप करना सीख लीजिए। इजी तरीका है, आप सीख सकते हैं। मैंने सिंपल एग्जांपल लेके बताया जिससे आपको ये पता चल जाए, और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। तो चलिए अगले पेज पर चलते हैं। अब हम जान लेते हैं अनुस्वार को। अनुस्वार बिंदु को बोलते हैं। किसे बोलते हैं, बिंदु। जब भी इसका कैसे लगाया जाता है, इस तरह से आप बोलेंगे, इस तरह से, और ये आपकी बिंदु बन जाती है। तो ये इस तरह से बिंदु ऊपर लगा देते हैं। तो इस ध्वनि का उच्चारण ना के समान होता है। किसके समान होता है, ना के समान होता है, आधे ना के समान होता है। इसका प्रयोग स्वरों और व्यंजनों के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है। स्वर के ऊपर भी बिंदु के रूप में और व्यंजन के रूप में भी बिंदी के रूप में आ सकता है। जैसे एग्जाम्पल क्या है, कंस व्यंजन है ना, तो का के ऊपर बिंदु, कंस, हंस, पंख, रंग, अंश और अंदर। अब अंश और अंदर में आप देखेंगे ये भी स्वर है, तो स्वर और व्यंजन सबके ऊपर हो रहा है ना, तो अंश ऊपर बिंदु आ रहा है, अंश, अंदर, बंदर, कलंदर, गंगा, चंदन, झंडा, टंकी, ठंडा, डंडा आदि। अब नोट, आधा माह को भी अनुस्वार के रूप में भी लिखा व पढ़ा जाता है। जो आधा माह है उसे भी हम किसके रूप में, अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। जैसे पंप, तो पंप में आधा माना लगाकर, जैसे आपका पंप पहले लिखा जाता था, क्या लिखा जाता था, पंप। अब मैं लिख के दिखा देती हूँ, पंप, ये पंप लिखा हुआ जाता था इस तरह से, ये आपका पंप लिखा जाता। तो लेकिन अब पंप को हम अनुस्वार के रूप में कैसे लिख रहे हैं, अनुस्वार के रूप में ऊपर बिंदु लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, बिंदु लगा देते हैं। तो ये क्या बन जाता है बच्चों, पंप बन जाता है। क्या बन जाएगा, पंप। तो याद रखना, जैसे आधा माह को भी अनुसार के रूप में लिखा व पढ़ा जाता है। अब इसमें कंस, तो ये हमेशा बिंदु किसके ऊपर आएगी, ये भी ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चों। तो कंस, तो का के बाद आधे ना की साउंड आ रही है, जो ध्वनि जो आ रही है, आवाज जो आ रही है, आधे ना की का के बाद और सा से पहले आ रही है। तो मीन्स जिस अक्षर के बाद ये ध्वनि आती है, साउंड आती है आधे ना की, वो उसी अक्षर पे ही लगाई जाएगी। मीन्स जिस अक्षर के बाद आ रही है उसी अक्षर पे लगा देंगे। जैसे कंस, तो कंस भी किसके बाद आ रही है, का के बाद ही आ रही है, तो हमने का के ऊपर लगा दिया। हंस, हंस में किसके अंदर बाद आ रही है, हा के बाद, तो हा के ऊपर। पंख में भी पा के बाद, तो हमने उसके ऊपर भी बिंदु जो अनुस्वार है वो लगा दिया। इसी तरह से रंग में भी रा के बाद आ रही है, अंश में भी, अंदर में भी आ के बाद आ रही है, दा के बाद नहीं आ रही है, अंदर, तो आ के बाद, तो अंदर में भी हमने अनुस्वार लगा। इसी तरह से बंदर में बा के बाद आ रही है, तो बंदर। कलंदर, कलंदर में देखिए ला के बाद आ रही है, का के बाद नहीं आ रही है, कलंदर, तो ला के बाद आधे ना की आवाज आई, इसलिए कलंदर। गंगा, तो गंगा में गा के बाद चंदन। अब यहाँ पर भी देखिए चंदन 3 अक्षरों का शब्द है, तो चंदन चा के बाद आ रही है, किसके बाद आ रही है, चा के बाद ये ध्वनि आ रही है, किसके बाद, चा के बाद, तो चा के ऊपर अनुस्वार लगा देंगे, चंदन। इसी तरह से झंडा, झा के बाद आई है, टंकी, टा के बाद आई है, ठंडा,
ठा के बाद आई है, डंडा और इस तरह से डा के बाद आई है। तो ये ध्वनि आपको पता चल गई, जिस जिस अक्षर के बाद आ रही है आधे ना की आवाज या आधे माँ की आवाज, तो उसी अक्षर पे हम लगा देते हैं क्या, अनुस्वार। तो ये बच्चों होपफुली आपको अनुस्वार का प्रयोग करना आ गया होगा, किस पे लगाई जाती है। तो अनुस्वार का मतलब आपको पता चल गया। तो चलो अब हम इसी तरह से अनुनासिक, तो अनुनासिक को हम क्या बोलते हैं, चंद्र बिंदु भी बोलते हैं। चंद्र बिंदु कैसा होता है, इस तरह से चांद बना देते हैं और ये लगा देते हैं, ये चंद्र बिंदु हो गया आपका, मैंने लिख दिया चंद्र बिंदु। तो आपको पता चल गया ये चंद्र बिंदु है, क्या है, चंद्र बिंदु। तो अनुनासिक को चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसका प्रयोग किसके ऊपर होता है, स्वर तथा व्यंजनों के ऊपर किया जाता है। तो यह भी आपका स्वर तथा व्यंजन दोनों के ऊपर किया जाता है। इसका प्रयोग भी स्वर तथा व्यंजनों के ऊपर किया जाता है, जैसे आंख, चांद, सांप, ऊंट, काऊ काऊ, पाँव, गांव, पाँव और गाँव। तो आप देख सकते आंख, तो आपका गला ओपन हो रहा है, कि आवाज कहाँ से आ रही है, माउथ ओपन हो रहा है, मुंह ओपन हो रहा है, गले से आवाज आ रही है और नाक से आवाज आ रही है। कहाँ से, गले और नाक से, दोनों से आवाज आ रही है। आंख, चांद, सांप, ऊंट, काव काव, पाँव, गांव। तो अनुनासिक में मुंह ओपन होता है आपका, और गले से आवाज आएगी और नाक से आवाज आएगी। हवा मुंह और नाक से दोनों से निकलेगी। आंख, चांद, सांप, ऊंट, काव काव, पाँव, गांव। इसका प्रयोग आपको पता चल गया। और अनुनासिक जो अनुस्वार था उसका सिर्फ बिंदु के रूप में आधे नाक के जैसी आवाज आएगी, नाक से, बंदर बंदर, आधे नाक की आवाज आएगी। अब इसी तरह से विसर्ग, जो विसर्ग जो है इसका उच्चारण आधे हा के समान होता है। बच्चों ये ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु है। आधे हा के समान होता है, किसके होता है, आधे हा की। तो इसका हम 1 नंबर में पूछ लेते हैं कभी कभी इसका प्रयोग, कि इसका उच्चारण कैसा होता है, आधे हा के समान होता है। कैसा होता है, आधे हा। तो विसर्ग इसका उच्चारण आधे हा जैसा होता है। तो ध्यान रखना है, जैसे इनका उच्चारण संस्कृत से आए तत्समी पुराने शब्दों के साथ होता है। जैसे छह, छह होता है ना, इस तरह से लिखते, प्रातः, प्रातः मतलब सवेरा, सुबह, मॉर्निंग। तो प्रातः, पुनः, अतः, क्रमशः। इसका प्रयोग आपको पता चल गया होगा। तो छह, छ, प्रातः, पुनः, अतः, क्रमशः। तो अक्षर के बाद आधे हा के रूप में हो रहा है। तो अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो विसर्ग आधे हा जैसा होता है, अनुनासिक को चंद्र बिंदु बोलते हैं, अनुस्वार को बिंदु बोलते हैं। ये ध्यान रखना है सभी बच्चों को। इसी तरह से अगला देख लेते हैं, संयुक्त व्यंजन। बच्चों यहाँ पर भी आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर में। संयुक्ताक्षर आपके श, त्र, ज्ञ, श्रा वाले थे, लेकिन संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते, जब एक व्यंजन स्वर रहित, स्वर रहित मतलब आधा, तथा दूसरा स्वर सहित मतलब पूरा, स्वर सहित, स्वर के साथ पूरा मिलाकर लिखा व बोला जाए, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसे नए व्यंजन भी बोल सकते हैं, जैसे आधा क और ख, कख, मक्खी। इससे बने शब्द कौन से होंगे, मक्खी, मक्खन। आधा च और छ, छ, चिच, मच्छर, इच्छा। आधा टा और ठ, टिठ, इकट्ठा, चिट्ठी। आधा न और य, न्य, न्याय, कन्या। आधा स और त, इस्त, नमस्ते, सस्ती। तो बच्चों आपको संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर में कंफ्यूजन नहीं होना है। संयुक्ताक्षर आपके 4 थे, श, त्र, ज्ञ, श्र, लेकिन ये संयुक्त व्यंजन है। ये एक आधा अक्षर और एक पूरा अक्षर मिलाकर लिखा व बोला जाता है, याद रखना है। एक
आधा अक्षर मिलाकर लिखा व बोला जाएगा। जब एक व्यंजन स्वर रहित मतलब आधा, स्वर रहित का मतलब याद रखना है, रहित मतलब होता है स्वर के बिना, स्वर रहित मतलब स्वर के बिना था। दूसरा स्वर सहित, स्वर के साथ मीन्स पूरा अक्षर मिलाकर लिखा व बोला जाए उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो संयुक्त व्यंजन में कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस तरह से आधा का और खा दोनों भिन्न भिन्न होंगे, जो संयुक्त अक्षर जो होंगे दोनों अलग अलग होंगे। कौन से होंगे? दोनों अलग। जैसे का अलग है और खा अलग है, जो आधा अक्षर होगा वो अलग होगा, पूरा अक्षर अलग होगा। इसके साथ जो आधा अक्षर इसके साथ लगा हुआ होगा वो अलग होगा, पूरा अक्षर अलग होगा। इसी तरह से ट में भी आधा अक्षर अलग है और ठा एक जैसा नहीं है, समान नहीं, आधा टा पूरा टा नहीं है, या आधा टा और आधा ठा पूरा ठा है। तो भी दूसरा जो व्यंजन है वो भिन्न होगा, अलग हो जाएगा। तो इसे संयुक्त व्यंजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संयुक्त व्यंजन। अब इसी तरह से दूसरा देख लेते हैं, ये है आपका द्वित व्यंजन। तो ये तीन चीजें आपको बताई थी, संयुक्ताक्षर, संयुक्त व्यंजन, ये द्वित व्यंजन। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। द्वित मतलब होता है दो, द्वित का मतलब क्या होता है? दो। मैं यहाँ लिख देती हूँ जिससे आपको पता चल जाए। दो, दो क्या हो जाएगा? दो। तो द्वित का मतलब हो जाएगा दो। क्या हो जाएगा? दो। तो बच्चों द्वित्व, तो दो व्यंजन जब एक स्वर रहित मतलब एक आधा, स्वर रहित स्वर के बिना एक आधा, तथा दूसरा स्वर सहित मतलब पूरा, स्वर सहित मतलब होगा स्वर के साथ पूरा समान व्यंजन मिलाकर लिखा व बोला जाए। सेम रहेंगे, समान मतलब सेम, बच्चों ध्यान रखना है, समान व्यंजन रहेंगे, सेम रहेंगे, एक जैसे रहेंगे, समान व्यंजन होने चाहिए। यहाँ पर एक आधा एक पूरा अक्षर जो होगा, जो एक आधा और एक पूरा होगा, जो पूरा अक्षर है वो सेम होना चाहिए। मीन्स आपको पता होना चाहिए। जैसे आधा टा पूरा टा, आधा का पूरा का, आधा पा पूरा पा, आधा चा पूरा चा, आधा बा पूरा बा, आधा ला पूरा बा। ये इस तरह से जो होंगे वो आपके द्वित्व व्यंजन कहलाएंगे। जैसे आधा का और पूरा का, ये दो व्यंजन समान है, एक जैसे हैं, इनसे बने हुए शब्द है। जैसे पक्का, चक्की, आधा पा और पूरा पा, गोलगप्पा, चप्पल, आधा चा पूरा चा, सच्चा, बच्चा, आधा ला पूरा ला, बल्ला, दिल्ली, आधा बा और पूरा बा, डिब्बा, मुरब्बा। तो आधा बा और पूरा बा से हो गया डिब्बा और मुरब्बा। तो बच्चों आपको यहाँ ध्यान रखना है कि द्वित व्यंजन दो समान व्यंजन, दो एक जैसे व्यंजन रहेंगे, एक उसमें आधा रहेगा और एक पूरा व्यंजन रहेगा। तो दो ये द्वित व्यंजन कहलाएंगे। तो आपको संयुक्ताक्षर, संयुक्त व्यंजन और द्वित व्यंजन में अंतर पता चला होगा। यहाँ से एक नंबर के क्वेश्चन जो प्रश्न है आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ से पक्का फंसते हैं, पक्का आते हैं आपको एक आध नंबर का। यहाँ पर यूपी टेट, अन्य टेट इनमें पूछे गए हैं और अन्य बीपीएससी की परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं। तो बच्चों ये ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया। तो चलिए अगले पेज पर चलते हैं। स्वर के तीन भेद होते हैं। स्वरों का हम सिंपल सा आपको बता देते हैं। बाकी हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण विस्तार पूर्वक पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर हम सिंपल वे में आपको बता देते हैं जिससे एक रिकॉल हो जाए, रिवीजन हो जाए। स्वर के तीन भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। स्वर के कितने भेद हैं? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो ह्रस्व में 4 वर्ण होते हैं, आ, ई, उ, री। 4 वर्ण जिसमें एक मात्रा के उच्चारण का समय लगता है। कितना लगता है? सिर्फ एक मात्रा। लेकिन दीर्घ स्वर में आपके 7 वर्ण आते। कौन से? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। मीन्स बड़े आ से आम, बड़ी से ई, बड़े ऊ से ऊन, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत। तो ये आपको 7 वर्ण हो गए। इसमें 2 मात्रा के उच्चारण का समय लगता है। मतलब कौन सी 2 मात्रा?
ये भी ध्यान रखना है, प्रश्न पूछ सकते हैं दीर्घ स्वर में कौन सी दो मात्रा का उच्चारण का समय लगेगा, मीन स्वर की ही दो मात्राओं के उच्चारण का समय लगेगा जो आपने ह्रस्व स्वर की। तो ये ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण बिंदु है। दीर्घ स्वर में कौन सी मात्रा के उच्चारण का समय लगेगा, ह्रस्व स्वर की। जैसे आ का ही डबल रूप हो गया आ, ई का ही डबल रूप हो गया बड़ी ई, ऊ का ही डबल रूप होगा ऊ, ए का और आपका री। तो ये अब ए और ए वैसे ही आपके गले के पास से आ रहा है, ए ए कंठ से ए ओ औ, ये सारे आपको पता चल रहे हैं। तो मीन्स आपको पता ना ह्रस्व स्वर के उच्चारण का ही डबल दो मात्रा के उच्चारण का समय लगता है। इसी तरह से तीसरा पॉइंट हो गया प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर आपके तीन मात्राओं के उच्चारण का समय लगेगा। कौन सी तीन मात्रा, ह्रस्व स्वर, जो ह्रस्व ही रस्व, जो र है यहाँ पर पूरा र है, आधा हा जो है र है, हा जो है आधा है, र पूरा है, ह्रस्व। ह्रस्व कौन सा हो जाएगा, मीन्स ह्रस्व के तीन मात्राओं के उतना समय निकलेगा। जैसे राम, ओम, तीन मात्रा के उच्चारण का समय लगेगा। जितनी हम ज्यादा सोचे, तीन मात्रा से अधिक का भी लगे, तीन मात्रा से कम का नहीं, तीन मात्रा या तीन मात्रा से अधिक तक का हम बोल सकते हैं। जैसे ओम बोलते हैं ना, राम। तो ये प्लुत स्वर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर के तीन भेद कौन से, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो ह्रस्व में चार वर्ण हो गए, कितने, चार अक्षर, और दीर्घ में सात अक्षर। तो आपको टोटल ये पता चल गया, 7 और 4 11 स्वर कितने होते हैं, 11। तो बच्चों ध्यान रखना है, हमारे टोटल जो स्वर हैं हमारे कितने हैं, 11। तो 11 आपको पता चल गए, 7 और 4 11 हो गए। इसी तरह से हम अगली पेज पर चलते हैं जिससे आपको और चीजें बताएं। अब यहाँ पर व्यंजनों का वर्गीकरण पूछा गया है। तो व्यंजन कौन कौन से, काव। अब स्पर्श व्यंजनों का वर्गीकरण किसमें पूछा गया, स्पर्श व्यंजन इसमें भी तीन भागों में बांटा है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। सिंपल वे में कभी कभी इस तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं कि कौन से स्पर्श व्यंजन है, कौन से अंतस्थ व्यंजन है, कौन से ऊष्म व्यंजन है। तो आपको का से लेकर मा तक, का से लेकर पा वर्ग, का वर्ग चा वाला ये चा वर्ग हो गया, टा वाला टा वर्ग, ता वाला ता वर्ग, पा वाला पा वर्ग, या वाला अंतस्थ हो गया, शा वाला वर्ग जो होगा ऊष्म हो गया। अब का से लेकर पा वर्ग जो है आपका स्पर्श व्यंजन रहेगा। क, कै, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अब इसी तरह से य, र, ल, व, श, श, स, ह, ये आपके सारे का से लेकर हा तक है। इसे हमने वर्गीकरण कर दिया है। तो आपको इसकी ट्रिक याद कर लेना है बच्चों। क्या ट्रिक याद कर लेना, एक कचट नाम का व्यक्ति था। कौन था, कचट। कचट नाम का एक व्यक्ति था। कौन था, इसकी ट्रिक याद करो, कचट। कचट नाम के एक व्यक्ति ने बहुत ज्यादा क्या करा है, तप किया है। तप, क्या करा है, तप। तब उसे यश की प्राप्ति हुई। क्या प्राप्ति हुई, जैसे हम बहुत मेहनत करते हैं, जैसे आप हो गए कचट, आप बहुत सी तपस्या कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, तब यश मतलब उसे आपको फल मिलेगा। आपको नौकरी के लिए कर रहे हैं तो आपको नौकरी मिल जाएगी, यश मतलब आपको जो भी आपको पाना है वो मिल जाएगा। तो कचट नाम के व्यक्ति ने बहुत ज्यादा तप किया, तब उसे यश की प्राप्ति हुई। तो कचट, का चाटा, कचट और तप। तो याद रखना है कचट और तप जो होगा ये आपका स्पर्श व्यंजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पर्श व्यंजन। तो ये दोनों कचट और तप, ये पांच हो गए ना, कचट और तप पांच वर्ग हो गए ना। कितने वर्ग हो गए, पांच, पांच वर्ग हो गए। कचट और तप कितने वर्ग हो गए, पांच वर्ग हो गए।
तो कचट और तप 5 वर्ग स्पर्श व्यंजन आ जाएंगे। और आपका बचा लास्ट में यश, या और शा। तो या वाली लाइन अंतस्थ व्यंजन और शा वाली लाइन ऊष्म व्यंजन। बस सिंपल इतना याद है। 3 वर्गीकरण है आपके, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ और यू ऊष्म। तो कचट और तप 2 वाले 5 वर्ग 5 लाइनें आपकी किसमें आ गई, स्पर्श व्यंजन में। एक लाइन लास्ट की, एक लाइन और जो सेकंड लास्ट लाइन जो है अंतस्थ व्यंजन, और सबसे लास्ट वाली ऊष्म व्यंजन। तो बच्चों इसे भी अच्छे से ध्यान रखना है। कचट नाम के व्यक्ति ने बहुत तप किया, तब यश की प्राप्ति हुई। तो मिस कचट ने स्पर्श के साथ तप किया है, तो स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे। कचट ने स्पर्श के साथ तप किया, तब उसे अंतः मन के साथ, अंतः मन के साथ अंतः मन के साथ ऊष्मा के संग यश प्राप्त हुआ है। ठीक है, ऊष्मा के संग। तो अंतःस्थ क्या हो जाएगा, या और ऊष्मा और शा हो जाएगा। आ और या और ऊ जो है शा के साथ जुड़ जाएगा, अंतःस्थ और ऊष्म हो जाएगा। तो बच्चों इसे आप किसी तरह से भी याद कर सकते हैं। कचट और तप आपके 5 वर्ग जो हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ जो है आपका किसमें जाएगा, या वाले में, और ऊष्म जो है शा वाले में। ऊष्म से भी याद रखते हैं, श आ रहा है ना इसका, श ऊष्म, श ऊष्म। तो आपका श वाली लाइन में गरम गरम जो हो रहा है, श श स स, तो ये श षटकोण इसमें आ गया। तो ऊष्म व्यंजन है आपके शाह वाले में, अंतस्थ बचा वो यार यारा लावा वाले में आ जाएगा अंतस्थ व्यंजन। अब चलिए अगला पेज देख लेते हैं, स्वरों की मात्राएं। क्या देख लेते हैं, स्वरों की मात्राएं। तो स्वरों के चिन्ह मात्रा कहलाते हैं बच्चों, ये भी बहुत ध्यान रखना है। तो चिन्ह पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं, स्वरों के चिन्ह क्या कहलाते हैं, मात्रा कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, मात्रा। तो यह पूछ लेते हैं, स्वरों के चिन्ह मात्रा क्या होती है, स्वरों के चिन्ह। तो मात्रा किसे कहते हैं, चिन्हों के, किसके चिन्ह, स्वरों के चिन्हों को। किसके चिन्हों को, स्वरों के चिन्हों को मात्रा कहते हैं। ये ध्यान रखना है, स्वरों के चिन्हों को मात्रा कहते हैं। आ को छोड़कर जो आ है, ये सब में मिला रहते, छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती है। मात्राएं मतलब चिन्ह होते हैं। आ का कोई चिन्ह नहीं है, मगर अ साउंड सब व्यंजन में मिलती है। जैसे सारे व्यंजन क्या हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं, लेकिन उसको छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं, उसके क्या होते हैं, चिन्ह होते हैं। जैसे आम, आम, आ म, आ की मात्रा हमने किसमें, मा प्लस क्या हो जाएगा, आ, मा। तो इससे बना शब्द क्या हो गया, माला। क्या हो गया, माला। तो चलिए अब अगला देखते हैं हम, क्या है, रा में ऊ तथा ऊ की मात्रा। बच्चों क्या हो रहा है, रा में ऊ तथा ऊ की मात्रा है। तो रा में ऊ की मात्रा कैसे, रा, इसे अलग करके लिखेंगे, रा के नीचे हलचीन जमा ऊ बराबर रु। तो रुक, रुपया आदि। रा में बड़ा ऊ की मात्रा र, बड़ा ऊ, रू, अमरूद, रूप आदि। तो प्यारे बच्चों आप सब यहाँ पर जब शुद्धि अशुद्धि वाला क्वेश्चन आता है उसमें भी गलती करते हैं। तो रा पे कुछ बच्चे लिखते समय इस तरह से रा पे छोटी ऊ की मात्रा लगा देंगे, और इसी पे ही बड़े ऊ की मात्रा लगाना है तो यहीं से लगा देंगे बड़े ऊ की मात्रा। तो ये गलत हो जाता है, ये क्रॉस हमने कर दिया है। सही रूप क्या है, रू पे, रा पे छोटी ऊ की मात्रा और रा पे बड़े ऊ की मात्रा। ये वाला रूप है, आप देख सकते हैं कौन सा, रा पे छोटी ऊ की मात्रा और रा पे बड़े ऊ की मात्रा। इसमें एक और चीज ध्यान रखना है, रा पे छोटी ऊ की मात्रा में घुंडी नहीं आती, पेट के पास से निकल रही, लेकिन बड़े ऊ की मात्रा में यहाँ पर देखें घुंडी सी आ रही है। इसे गोल कर्व से जैसा लगाते हैं, लेकिन बड़े ऊ की मात्रा में कर्व जैसा करके उसकी गोल घुंडी भी लगा देते हैं। तो रूद जैसे अमरूद, रूप, रुक, रुपया आदि। छोटी ऊ की मात्रा की साउंड कैसे आएगी, रु। बड़ी ऊ की मात्रा की साउंड कैसे आएगी, रू, अमरूद, रूप आदि। इसी तरह से री की मात्रा से बने शब्द देखते हैं बच्चों, आप यहाँ पर कंफ्यूज होते रू और री की मात्रा में। और भी हम रा की मात्राएं हम लेंगे, रा
पदेन के रूप में, रेफ के रूप में। अभी हम री की मात्रा देख लेते हैं जिससे आपको पता चल जाए। री की मात्रा जैसे छोटा सा सी बन जाता है वैसा हो जाता है। जैसे पृष्ठ हमेशा क्या आएगी, अक्षर के नीचे आएगी। किसके नीचे आएगी, अक्षर के नीचे आएगी। खड़ी पाई के जो आता है उसके नीचे आ जाएगी। तो पृष्ठ, पृष्ठ, कृपा, अमृत, कृष्ण, मृग, ग्रह, दृश्य, नृप, पृथ्वी, वृक्ष। अब इसकी जब ये री की मात्रा जिस अक्षर में लग रही है, री है, स्वर है हमारा, तो उसका वो जो स्वर है वो क्या हो जाएगा, आधा। जो पा है यहाँ पर आधा है, लेकिन री जो है पूरा है। तो परी नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे प्रि, क्यों आधा पा की आवाज पे, प्रि, प्रि, प्रि। जब का है वो भी आधा है, तो का में री मिला तो क्री, माँ में री मिला मृ, तो अमृत। यहाँ पर कृपा, अमृत, का में री मिला कृ, कृष्ण, माँ में री मिला मृग, मृग, गा में री गृह, दा में री दृ, दृश्य, ना में री नृ, नृप, पा में री प्रि, पृथ्वी, वा में री वृ, वृक्ष। तो आपको पता चल रहा है री की साउंड कैसे हो रही है, और जो अक्षर जिसमें ये री की मात्रा लग रही है वो अक्षर आधा रहता है। बच्चों ये बात ध्यान योग्य देने योग्य, यहाँ से भी कभी कभी 1 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब रा के विभिन्न रूप देख लीजिए। तो रा के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं। एक तो रा स्वतंत्र रूप में रा ऐसे लिखा जाता है, और स्वर के बिना रा को रेफ कहते हैं, और स्वर के साथ रा जिसे पदेन कहा जाता है। रेफ और पदेन का प्रयोग कैसे होता है इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। रा स्वतंत्र रूप में, स्वर के बिना रा को रेफ कहते हैं, स्वर के साथ रा जिसे पदेन किया जाता है। सबसे पहले रेफ के नियम हम जान लेते हैं। किसके, रेफ। तो इसके रा के विभिन्न रूप कौन से, एक तो स्वतंत्र रूप में पहला, दूसरा स्वर के बिना रा को रेफ कहते हैं, क्या बोलते हैं, रेफ। और स्वर के साथ रा को जिसे पदेन कहते हैं। स्वर के बिना रेफ, रेफ आधा रा हो गया, रेफ का मतलब आधा रा। स्वर के बिना है, स्वर नहीं है, तो रेफ हो गया। स्वर के साथ है, स्वर सहित है, तो मतलब यहाँ पूरा रा हो गया जिसे पदेन कहते हैं। तो अब इसके नियम जान लेते हैं। रेफ, रेफ के नियम है, रेफ कभी आधे वर्ण पर नहीं लगाया जाता। जो भी आधा वर्ण अक्षर आ रहा है उस पर कभी भी नहीं लगाया जाएगा। रेफ कभी स्वर पर नहीं लगता, मीन्स कभी भी स्वर जो आता है आ से लेकर औ तक जो स्वर है उन पर नहीं लगेगा, हमेशा व्यंजन पर लगेगा। तो याद रखना है। तो रेफ हमेशा व्यंजन पे लगते हैं और कभी भी आधे अक्षर पे नहीं लगते हैं। रेफ जिस वर्ड से ठीक पहले बोला जाए, जिस वर्ण मीन जिस अक्षर से पहले, जिस व्यंजन से पहले बोला जाए, जिस वर्ण से पहले ठीक पहले बोला जाए उस पर लगाया जाता है। जैसे पर्व, पर्व तो मीन्स वा से पहले बोला जा रहा है। यहाँ पर क्या हो गया, वा से पहले बोला जा रहा है, तो ये पर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पर्व। तो पर्व आधा रा है, ये कौन सा है, रेफ हमेशा आधा रा रहेगा। अशुद्धि में आपके ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यहाँ पर 1 नंबर का आशीर्वाद, आशीर्वाद भी कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। इसकी वर्तनी सब लोग गलत करते हैं। लोग शापे आधा रा उड़ा देते हैं। यहाँ पर आधा रा जो है, रेफ जो है, शापे नहीं आता है। किस पे आता है, वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। तो ये किस पे आएगा, तो वा से पहले बोला जाए, जैसे पर वा से पहले बोला जा रहा है तो जिस अक्षर से पहले बोला जा रहा है उस पे लगाएंगे। तो वा से पहले बोला जा रहा है तो वा पे लगा देंगे। तो आशीर्वाद। अब पदेन के नियम बच्चों जान लो। जैसे प्रसाद, क्रम, यह पदेन रा सदैव पाई वाले वर्णों पर लगाया जाता है। तो ये प्रसाद, रेफ, ये आपको एक तिरछी रेखा जो लगी है ये रा पूरा है। क्या है, प्रश्न में, क्रम में जो आप देख रहे हैं रा जो तिरछी रेखा के रूप में खिंचा हुआ है वो पूरा रा है। तो यह क्या, प्र, और ये अक्षर जिसमें लगा है वो आधा, जैसे पा आधा है रा पूरा है तो प्र, साध, पा आधा है और रा पूरा है तो प्रश्न, का आधा है रा पूरा है तो क्रम। यह पदेन रा सदैव पाई वाले वर्णों पर लगाए थे, जो पाई वाले रहते हैं, जैसे पाई वाले सारे दिख रहे हैं। अभी इस तरह से उल्टा भी जैसा आप देख रहे हैं, ट्रक, ट्रेन, ड्रम में,
तो ये उन वर्णों के नीचे लगाया है नीचे से गोल होते। अब नीचे से गोल जो हो रहे हैं इसे हम पाई वाले अक्षरों के नीचे, जैसे आपने लंबा रार निकाला है तिरछी रेखा वाला, वैसा ना लगा के हम दो रेखाएं टाइप का बना देते हैं और उल्टा वी के रूप में बना जाते हैं। ये हमेशा ये भी पदेन ही का ही रूप है। तो आपसे प्रश्न बन सकता है ट्रक, ट्रेन और ड्रम ये पदेन का रूप है या नहीं। या मिस ये वाला जो र लगता है गोल अक्षरों के नीचे जो लगता है ये पदेन के रूप में होगा या नहीं होगा। यस, ये पदेन के रूप में होगा। तो ट्रक, ट्रेन और ड्रम ये भी पदेन वाला रूप है। तो प्रसाद, प्रश्न और क्रम ये भी पदेन वाला रूप हो गया। अब यहाँ पर 1 2 3 4 में आप देख सकते हैं कारा कर, राखा रख, नीर। इसमें रा जो पूरा है रा स्वतंत्र रूप में है, ना आधा है। इसका एक रूप है जिससे अक्षर बनाए जा सकते हैं, वो आपके सामने प्रस्तुत है। जैसे कर, र यहाँ स्वतंत्र है। धर्म, ये रेफ यानी स्वर के बिना रहा है, आधा रहा है। धर्म, चर्म, कर्तव्य, धर्म चर्म कर्तव्य यानी रेफ यानी स्वर के बिना रहा है, आधा रहा है। क्रम, भ्रम, कब्र, पदेन यानी स्वर के साथ रहा है, रा पूरा है लेकिन जिस अक्षर में लगाया गया है वो रा वह अक्षर आधा। जिस क्रम का आधा रहेगा रा पूरा रहेगा। भ्रम, भा आधा रा पूरा। कब्र, बा आधा रा पूरा कब्र। तो ये पदेन यानी स्वर के साथ रहा है, मीन्स पूरा रहा है, और जिस अक्षर में लगाया गया है वह अक्षर आधा है, वह व्यंजन आधा है। इसी तरह से ट्रक, राष्ट्र, ड्रम ये भी पूरा रहा है लेकिन ये नीचे से जब गोल अक्षर रहते उनके नीचे जब हम पदेन वाला रा लगाते तो उल्टे वी के रूप में लगा देते। किसके रूप में लगा देते हैं? उल्टे वी के रूप में लगा देते हैं। चलिए अब अगला देख लेते हैं, हिंदी में कुल वर्ण कितने होते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से बच्चों, आपको क्वेश्चन बनते हैं वेरी इंपॉर्टेंट। मैं लिख दे रही हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए है क्वेश्चन। तो ये आपको बहुत अच्छे से देखना है। यहाँ पर 1 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, कुल संख्या पूछी जाती है। तो सर कौन से अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ इनकी संख्या कितनी हो गई? 11। कितनी संख्या हो गई बच्चों? 11, 11। अयोगवा मीन्स अनुस्वार, जो आग के ऊपर बिंदु, अंग और विसर्ग जिसे अहा बोलते हैं, ये 2 अयोगवा होते हैं। अयोगवा अनुसार अंग को लिया जाता है, ये 2 हैं। तो इनकी संख्या क्या हो गई? 2 हो गई। और व्यंजन कौन से हो गए? क, ख, ग, घ, अंघ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ळ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, श, ह। मिशाशलजम, शाषटको, सासपेरा, हल। ये 33 व्यंजन है। कितने हैं? 33 व्यंजन है। तो याद रखना यहाँ पर एक गलती, यहाँ पर डा जो है इसे मैं बता दे रही हूँ। ये जो डा लिखा हुआ है डा पे आ की मात्रा ना होकर ये इस तरह से डा है, ये इस तरह से डा बना हुआ है, ध्यान रखना। इस तरह से डा बना हुआ है, एक की मात्रा नहीं आएगी। तो ये ध्यान रखने वाला शब्द है, मैंने आपको बता दिया है। उत्क्षिप्त व्यंजन ड़, ढा के नीचे बिंदु और ढा ढक्कन के नीचे जब बिंदु आ जाती है ड़, ड़, पड़, ड़, चिड़िया वाला ड़, पड़, तो ये 2 अक्षर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 2 अक्षर। और संयुक्ताक्षर आपके कितने हो गए? 4, श, त्र, ज्ञ, श्र। ये टोटल हमारी वर्णमाला में कितने अक्षर हो गए? तो 11 + 2 13, 13 + 33, 33 और 3 36, 36 10 46, 46 2 48, 48 और 4 49, 50 2 52। टोटल कितने व्यंजन हो गए हमारी वर्णमाला में? कितने हो गए? 55। तो 55 वर्ण हो जाएंगे। तो टोटल 55 वर्ण कहलाएंगे। तो बच्चों ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास थी। तो जिन बच्चों ने भी पार्ट 1 और पार्ट 2 वर्णमाला का नहीं देखा है तो वो देख सकते हैं। ये बिहार शिक्षक भर्ती और अन्य भर्तियों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये KVS, NVS, CGL अन्य जितने भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो आपके
पेपर होते हैं, परीक्षाएं होती है, उन सब के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। तो धन्यवाद, शुक्रिया, हैव अ नाइस डे। आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, आबाद रहें। बाय बाय, टेक केयर।